मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है। अगर आयंस हो, ठीक ना, व्हेन आयंस पार्टिसिपेट इन इक्विलिब्रियम देन इट इज़ नॉन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयंस अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में तो वो आयोनिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि यहाँ पे Fe+3 है, ये SCN- है, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक है ना। दोनों ही क्या हैं, आयंस हैं दोनों। तो यहाँ रिएक्टेंट भी आयंस है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में देखिए FeSCN+2 चार्ज लगा हुआ है, मतलब ये भी आयन और ये भी आयन, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसे आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। आर्हेनियस ने जो है ये थ्योरी दी थी 1887 के अंदर। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व, इन्होंने बताया व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वाटर दे गिव एनायन एंड कैटायन। जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो वो कैटायन और एनायन देता है। यहाँ पे कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है। Anions move toward the anode और cations to move the cathode। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, A for anion, A for anode। तो एनाइन जो है एनोड की तरफ मूव करता है, C for cation, C for cathode, ये कैथोड की तरफ मूव करता है कैटाइन। कैटाइन होता है पॉजिटिव, एनाइन होता है नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। When anions एंड कैटाइंस आर इक्वल देन सॉल्यूशन रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर कैटाइन और एनाइन इक्वल हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, इस फर्स्ट एग्जांपल HCl के अंदर H+ और Cl- बन रहा है। H+ भी एक आयन है, पॉजिटिव आयन भी एक है, नेगेटिव आयन भी एक है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए Na2SO4 है, ये 2Na+, दो पॉजिटिव आयन बना रहा है, SO4-2 एक नेगेटिव आयन बना रहा है। ये तो 2 है, ये 1 है नेगेटिव, इसलिए ये नॉट इक्वल है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ आयंस, क्वांटिटी मतलब एक तरह से पर लीटर के अंदर आयंस की, ठीक है कि नहीं। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिसोसिएशन एट ए गिवन टाइम। किसी भी टाइम पे इन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है ये, ठीक है कि नहीं। लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से शो करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन, टोटल मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन अपॉन टोटल आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। यानी डिसोसिएशन होने से पहले, टूटने से पहले मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हैं, ठीक है कि नहीं, और टूटने के बाद जो आयंस बने वो कितने हैं। इन दोनों का जो रेशियो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब यहाँ पे देखिए अपन एक HCl है, HCl H+ और Cl- में टूटा, ठीक है कि नहीं। तो टूटने से पहले कितने मॉलिक्यूल है इसका, ये HCl कितना है, 1 है, अपॉन टूटने के बाद में कितने आयन बने, 2 आयन बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी 2। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। इसी टाइप से इसमें देखिए बिफोर डिसोसिएशन मॉलिक्यूल कितना है, Na2SO4 एक मॉलिक्यूल है। आफ्टर डिसोसिएशन आयन कितना है, ये 2 आयन और ये 1 आयन, टोटल कितना हो गया, ये 2 है ना, 2 लिखा हुआ है देखो, 2Na+, तो ये 2 आयन है, और SO4-2 ये एक ही आयन है, तो टोटल कितना हुआ, 3 हो गया। तो ये हो गया अल्फा 1/3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.33 आ गया इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होती है अल्फा की वैल्यू। अब देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। एसिड बेस के लिए जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है ये कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब सब्सटेंस डिसोशिएट होता है तो अगर वो H+ आयन दे रहा है इट मीन्स एसिड है,
H प्लस आयन देगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जैसे कि ये दे रहा है, देखो HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और Cl माइनस आयन दे रहा है, तो H प्लस आयन दे रहा है मतलब ये एसिड है। एंड जो सब्सटेंस डिसोसिएशन होने पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देगा उसको बोलेंगे बेस। जैसे कि ये NaOH Na प्लस और OH माइनस दे रहा है, ये हो गया बेस, ठीक है कि नहीं। द साइज ऑफ H प्लस आयन इज वेरी स्मॉल, H प्लस आयन की साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर H3O प्लस बना लेता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयन्स, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा वो उसका बेसिसिटी होगा। तो यहाँ पे HCl देखो, HCl जो है एक H प्लस देगा, इसका बेसिसिटी 1 हो गया। H2SO4 2 देगा तो इसका बेसिसिटी 2 हो गया। ये एक्सेप्शन है H3BO2, H3BO2 जो है एक ही H प्लस आयन देता है, इसलिए इसका 1 होता है। हाइड्रोजन तो 3 है इनके पास, दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये एक H प्लस ही देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 हो गया। नेक्स्ट एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब उल्टा हो जाएगा कि NaOH है, यानी बेस, जो बेस होता है वो कितने OH माइनस आयन दे रहा है, जितने OH माइनस आयन देगा वो उसका एसिडिटी होगा। जैसे ये देगा 1, ठीक है ना, तो इसका 1 हो गया। यहाँ पे ये देखिए मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, ये दोनों OH नेगेटिव आयन देगा, इसलिए इसका 2 हो गया। ये है AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस का मतलब है OH OH और OH, ये तीनों दे देता है, ये तीनों के तीनों नेगेटिव आयन रिमूव कर देता है, इसलिए इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं आरएनएस के अकॉर्डिंग कि जो H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस आयन देगा वो बेस होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपको पता चली गया होगा क्योंकि इन्होंने खुद ने ही लिमिटेशन लगा दी कि एक्वस सॉल्यूशन यानी कि एसिड, जो एसिड वही होगा जो H प्लस देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, बेस वही होगा जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस देगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं है तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे हम एसिड बेस कौन है, कौन एसिड है कौन बेस है, तो ये लिमिटेशन हो गई ना एक तरह से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट लिमिटेशन यही है कि ये कॉन्सेप्ट केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही लागू होता है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज डिस्क्राइब एसिड एंड बेस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। ये डिस्क्राइब किया गया था एसिड बेस को केवल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसके अलावा द बेसिक नेचर ऑफ NH3 NO2 Na2CO3, ठीक है, और CS3CONA KCN could not be explained by this concept। ये इनका बेसिक नेचर होता है, ये जो एग्जाम्पल अपन ने बोले हैं ये सारे, इनका ये बेसिक नेचर है। तो ये डिफाइन नहीं करता है आरएनएस कॉन्सेप्ट, ये डिफाइन नहीं कर पाता कि किस तरीके से बेसिक नेचर रखते हैं, क्योंकि ये तो OH नेगेटिव आयन देते ही नहीं है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एंड एसिडिक नेचर की बात करें तो द एसिडिक नेचर ऑफ CO2 SO2 NH4Cl ZnCl2 ये एसिडिक नेचर के रखते हैं, लेकिन ये H प्लस आयन नहीं रखते, H प्लस आयन देते नहीं है सॉल्यूशन में, तो ये किस तरीके से फिर एसिड है, ये चीज आरएनएस नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखे हैं एसिड बेस वगैरह के, वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं, वीक एसिड के फॉर्मूले हैं। इधर हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फास्फोरस एसिड है, बोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ वीक बेस है और इनके फॉर्मूले अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पिरिडीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 आएगा, CaOH का होल ट्वाइस आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना ये, यहाँ पे 2 कीजिए आप, अमीन्स RNS2, एनिलिन C6H5NS2, ये सब वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन
हाइड्रोब्रोमिक बोल सकते हो, हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं सभी, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट 1923 के अंदर 1923 के अंदर J.N. ब्रोंस्टेड और T.M. लोरी ने दिया था एसिड बेस के लिए। सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन, जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको एसिड बोलते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोटॉन से क्या मतलब है, देखो ये एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, और एक ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो ये क्या बन गया H+। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचेगा क्या, केवल प्रोटॉन बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा, यही बचेगा। तो इसको प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो जाएगा H+। तो यहाँ पे जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग, वो प्रोटॉन पे डिपेंड था। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो तो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस। यहाँ पे देखिए ये HCl है, अब इस HCl ने अपना प्रोटॉन इसको दिया, तो ये तो क्या हो गया एसिड, ये क्या हो गया बेस लेने वाला, लेने देने के बाद में ये क्या बन गया एसिड, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन आ गया, ये डोनेट कर सकता है तो ये एसिड कहलाएगा, और ये ले सकता है क्योंकि इसने प्रोटॉन पहले डोनेट कर दिया था, अब ये बेस हो गया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड एसिड है अगर, तो डोनेट करने के बाद में वो बेस बन जाता है, कोई बेस है अगर एक्सेप्ट करने के बाद में वो एसिड बन जाता है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट, जो बेस होता है वो यहाँ पे यूँ है, जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। कॉन्जुगेट का मतलब है जिसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं। ये कह रहा है ऑन लूजिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम एसिड इट इज फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, जो मैंने बोला अभी आपको, एंड बाय एडिशन ए प्रोटॉन टू बेस इट फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। ये इसके एग्जांपल्स हैं जो मैंने सब बताया आपको। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इट इज कॉन्जुगेट बेस इज वीक, अगर एसिड आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बनेगा वीकर, और अगर एसिड आप वीक ले रहे हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने तो इसका कॉन्जुगेट जो बेस बना ये वीक बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो है कंपाउंड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया ब्रोंस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट पे। फर्स्ट है प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज हैं, ये प्रोटॉन डोनेट करने वाले कंपाउंड्स हैं, ये सब प्रोटॉन डोनेट करने वाले कंपाउंड्स आयंस हैं, ठीक है कि नहीं, स्पीसीज बोल दीजिए आप इनको। ये होता है प्रोटोफिलिक सब्सटेंस। प्रोटोफिलिक सब्सटेंस का मतलब है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले, ये सब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज हैं। और एम्फोट्रिक का मतलब होता है ड्यूअल, यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए H2O, ROH एल्कोहल, अमोनिया NH3, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। जब ये डोनेट करेगा H2O तो बनाएगा OH नेगेटिव, जब ये एक्सेप्ट करेगा तब बनाएगा H3O पॉजिटिव। एल्कोहल अगर डोनेट करता है तो RO नेगेटिव, एक्सेप्ट करेगा तो RO पॉजिटिव H2 बना लेगा। अमोनिया जब डोनेट करेगा तो NH2 माइनस और एक्सेप्ट करेगा तो NH4 प्लस बनाएगा। एप्रोटिक मीन्स होता है जो ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं। एप्रोटिक मीन्स है जो ना तो डोनेट करते हैं प्रोटॉन और ना ही एक्सेप्ट करते हैं, इनको एप्रोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके ये सारे एप्रोटिक है, ना तो ये डोनेट करते हैं ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं। चलिए एडवांटेज ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, इसके क्या फ़ायदे हुए कॉन्सेप्ट के। दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक्वस मीडियम। आर्यन इस थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन में कर रही थी, इसने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया।
अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सेकंड इज बाय दिस थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक नेचर रखता है, इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर सॉल्ट सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ब्रोंस्टेल-लोरी कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन है। क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एप्रोटिक सब्सटेंस। ये जो अभी अपन ने पढ़ा था ना एप्रोटिक, ये नीचे नीचे देखिए ये वाला, ठीक है ना, तो ये एसिड और बेसिक नेचर रखते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि इनमें किसी में भी देखो प्रोटॉन नहीं है यानी H+ नहीं है, तो फिर ये एसिडिक और बेसिक कैसे होंगे, ये नहीं समझा पाता ब्रोंस्टेल-लोरी, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में आपका आता है लुईस कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट एसिड बेस का। तो देखिए लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, a pair of electrons can accept a pair of electrons is called Lewis acid। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको लुईस बेस बोलेंगे। ऑल कैटाइंस आर लुईस एसिड, क्योंकि सभी कैटाइंस लुईस एसिड है। क्यों है? क्योंकि सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इनके इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो लुईस एसिड हो जाएंगे। ऑल एनाइंस आर लुईस बेस। एनाइंस फॉर एग्जांपल जैसे A- है, अब इस पे माइनस का मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये डोनेट कर सकता है तो ये लुईस बेस हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड लुईस एसिड। जिनके सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट रहता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको। ये BF3 है ना, इसको लेके समझिए आप इसको। यहाँ पे अपन ने लिखा BF3 1 2 और 3। अब बोरोन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। फर्स्ट सेल में 2 और 3। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 3 है, तीनों यहाँ काम आ गया। एक यहाँ काम आ गया, एक यहाँ काम आ गया और एक यहाँ पे काम आ गया, ठीक है, शेयरिंग कर लिया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो 2 2 4 2 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए शेयरिंग करने के बाद भी। स्टेबल होने के लिए क्या, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कर सकता है, तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल इसी के हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। एंड इफ द सेंट्रल एटम ऑफ ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैज एन अनशेयर्ड पेयर, ये कह रहा है कि सेंट्रल एटम पे अगर अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग में काम नहीं आए हैं, शेयरिंग करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, ठीक है कि नहीं, यानी कि लोन पेयर जिनको बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो वो होगा लुईस बेस, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो लुईस बेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल H2O, ये H2O है, HOH। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन आपको पता है ये 8 नंबर पे आता है, तो फर्स्ट सेल में 2, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 में से इसने 2 तो बॉन्ड बना लिए, ये 1 और 2 बॉन्ड बना लिए, तो बच गए कितने, 4 का मतलब 2 लोन पेयर लगा दीजिए आप इस पे, ऐसे लगा दो HOH, एक लोन पेयर, दूसरा ये लीजिए 2 लोन पेयर हो गए। यानी इस सेंट्रल एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब ये डोनेट करेगा तो लुईस बेस होगा। ये सारे ऐसे ही हैं, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी, अगर जिनका सेंट्रल एटम है उसका d ऑर्बिटल खाली है तो वो भी लुईस एसिड होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो हो जाएगा लुईस
एसिड। आप इसमें Fe है ना, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लीजिए, आपको d ऑर्बिटल खाली मिलेगा। 26 नंबर पे आता है ये, ठीक है कि नहीं। ऐसे ये है फास्फोरस PCl3 है, इसका भी देख सकते हो आप। 15 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 2 12 और 3 यहाँ आ जाएगा 3d0। तो देखिए 3 तो ये खाली हैं और ये d खाली बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे तो चलो Cl3 आके जुड़ गया, यहाँ पे तो Cl3 आ गया, लेकिन ये तो खाली रह गया, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस एसिड हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लुईस थ्योरी के क्या एडवांटेज हैं, तो इट एक्सप्लेन एप्रोटिक एसिड बेस रिएक्शन। एप्रोटिक जो एसिड बेस रिएक्शन है उनको भी एक्सप्लेन कर देता है। इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी ये यूजफुल है। एसिड एंड एल्कलाई, एसिडिक नेचर और एल्कलाई नेचर वाले जो हैं इज़ नॉट डिपेंड ऑन एनी एटम और सॉल्यूशन, यानी किसी भी एसिड और बेस जो है, अगर वो एसिड बेस है तो वो डिपेंड नहीं करता किसी एटम पे या किसी भी सॉल्यूशन पे, ठीक है कि नहीं। इससे ये भी पता चल गया। जैसे कि आर्रेनियस थ्योरी डिपेंड करती है सॉल्यूशन पे, ब्रोंस्टेल थ्योरी डिपेंड करती है H+ प्रोटॉन पे, तो इससे ये पता चल गया लुईस एसिड बेस है कि वो प्रोटॉन किसी भी एटम या सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता किसी का एसिड बेस नेचर। चलिए नेक्स्ट है आपका pH, ठीक है। pH कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। तो pH के अंदर आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया, ये होगा 10th में भी था, pH स्केल जो कि pH मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। इस पे 0 से लेकर 14 तक मार्क्स होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। 7 होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिड होता है, 7 से ऊपर जो होता है वो होता है बेस होता है, जिसका 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं। व्हाट इज ये pH? ये P वर्ड जो है वो तो होता है पोटेंसी, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, और H का मतलब है H+ आयन, ठीक है। अब ये जो pH जो दिया था वो दिया था SPL सोरेंसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 के अंदर। इन्होंने बताया कि जो pH है, डेफिनेशन दी इन्होंने, pH व्हाट इज pH? pH इज ए हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम, हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम को क्या कहते हैं? pH कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ऐसे बोल सकते हो आप, इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। H+ आयन लॉग H+ आयन इजिकल टू माइनस pH log 10। यहाँ से अगर pH की वैल्यू निकालोगे तो ये log 10 इधर बटे में चला जाएगा, बटे में जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है कि नहीं। आगे बात समझे, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 को यहाँ पे रखोगे डिवाइड करोगे तो केवल यही आएगा आपका pH डिफाइनेशन। अब जिनका pH 0 से 2 के बीच में होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनका होता है 2 से 4 के बीच में वो मॉडरेट एसिड, जिनका 4 से 7 के बीच में वीक एसिड, 7 से 10 के बीच में वीक बेस, 10 से 12 के बीच में मॉडरेट बेस, और 12 से 14 के बीच में स्ट्रॉन्ग बेस, और जिसका 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के अंदर कितना pH होता है वो बता रखा है। जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH 15 के अप्रोक्सीमेट है, 1 मोल NaOH का 14 है, लाइम वाटर 10.5, सी वाटर 8.5, वाइट पार्ट ऑफ एग 7.8, ह्यूमन ब्लड 7.4, प्योर वाटर 7, काउस मिल्क 6.3 से 6.6, ह्यूमन यूरिन 4.8 से 8.4 चेंज होता रहा, एसिड और बेस दोनों होता है ये। ब्लैक कॉफ़ी 5, लेमन वाटर 3, सलाइवा 6.4, विनेगर 2.2 एसिडिक है। 7 से कम आए वो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा आएगा वो बेस होगा, और 7 होगा न्यूट्रल। गैस्ट्रिक जूस 1.2, 1 मोल HCl 0, कंसनट्रेट HCl 1, टीयर आंसू 6.5 से 7.6, ग्रेप्स जूस 3.2, टमाटो जूस 4.2, सॉफ्ट ड्रिंक 2 से 4, एप्पल 2.9 से 3.5 तक होता है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट घुला हुआ है ग्राम पर मोल का,
पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, पर लीटर सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्राम पर मोल, किसका? सोल्यूट का जो ग्राम मोल घुला हुआ है पर लीटर के अंदर, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। इसको मोल पर लीटर से शो करते हैं, मोल पर लीटर। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? KSP, ठीक है कि नहीं? तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP होता है, और ये होता है किसी भी सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, किसी भी कंपाउंड के आयंस का मल्टीपल होता है। जैसे H2O है, अब H2O आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ बनेगा एंड OH- बनेगा। तो इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? KW। W का मतलब वाटर, H+ आयन H3O+ के फॉर्म में होता है और OH नेगेटिव, ठीक है कि नहीं? ऐसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है ये AB, जो A+ और B- में टूटा, तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट A+ B- अपॉन AB इस तरफ आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा A+ और B- का मल्टीपल। तो KSP दिस। क्लियर? रेडिकल्स, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है रेडिकल्स, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकल में अपन इसकी बात कर लेंगे। जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सभी रेडिकल्स हैं। तो दो टाइप के होते हैं, इसी बेस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, मीन्स कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये नेगेटिव वाले होते हैं एसिडिक, ठीक है कि नहीं? और पॉजिटिव वाले होते हैं बेसिक रेडिकल, ठीक है। अब जो एसिडिक रेडिकल है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वीक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक और सिंपल एसिडिक। अब यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो वीक एसिड का पता करना है अगर आपको, ये सारे वीक एसिडिक रेडिकल हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइड और एसीटेट। इनका ग्रुप रिएजेंट होता है ये डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो स्मेल आएगी या कलरफुल गैस आएगी, तो समझ जाना वीक एसिड है। रेडिकल कौन सा है? वीक एसिडिक। और ये है स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइट और ऑक्जेलेट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल्स हैं। इनका ग्रुप रिएजेंट होता है H2SO4। कंसनट्रेट डालोगे स्मेल आएगी, कलर आएगा, तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेडिकल है। सिंपल एसिडिक रेडिकल के अंदर देखिए, रुक जा भाई, बंद कर इसको।